हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल गुरुजी 4.0 में। तो एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद है आप बढ़िया होगे, तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी और डेली आप करंट अफेयर्स की क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। तो आज हो चुकी है 20 दिसंबर और अब डिस्कस करेंगे अपन 20 दिसंबर की करंट अफेयर्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज 20 दिसंबर की करंट अफेयर्स से। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो ये है आज का अपना पहला क्वेश्चन। करते हैं एक अच्छी सी शुरुआत। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है वो? ओस्मान डेम्बले ने। किसने जीता है? ओस्मान डेम्बले ने जीता है। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? ओस्मान डेम्बले ने जीता है। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 दोहा कतर में आयोजित किए गए। कहाँ आयोजित किए गए? 2025 में दोहा कतर में ये आयोजित किए गए। ओस्मान डेम्बले फ्रांस को फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार दिया गया। डेम्बले ने 2025 में बैलन डी ओर भी जीता है। तो एक और पुरस्कार होता है फुटबॉल में, बैलन डी ओर, वो किसने जीता है? वो भी ओस्मान डेम्बले ने ही जीता है। पीएसजी ने ऐतिहासिक ट्रेबल जीता जिसमें यूईएफए चैंपियनशिप लीग 2025 इसमें शामिल है। लामिने यमाला बार्सिलोना और किलियन अम्बाफे रियल मैड्रिड मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रनर अप रहे हैं। तो रनर अप अगर आपको पूछे तो कौन कौन रहे हैं? लामिने यमाला जो बार्सिलोना के हैं और किलियन एम्बापे जो रियल मैड्रिड के हैं, उन्हें मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर में रनर अप ये रहे हैं। एताना बोनमती स्पेन बार्सिलोना ने तीसरी बार लगातार बार फीफा वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है। तो ये जो एताना बोनमाती हैं, इन्होंने लगातार तीसरी बार फीफा वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर इन्होंने जीता है। और डेम्बले ने कौन सा जीता है? मेंस में जीता है उन्होंने। ठीक है। मारियोना कालडेंटे और एलेक्सिया पुटेलास वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रनर अप रहे हैं। जियान लुइगी डोनारुमा पीएसजी को फीफा मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार दिया गया। अगर आपको पूछे कि गोलकीपर के लिए किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया है? जियान लुइगी डोनारुमा को ये दिया गया है। नाम थोड़े से अटपटे हो सकते हैं, तो थोड़ा याद करने में आपको हो सकता है, लेकिन 4-5 पर अगर आप रिवाइज करोगे तो ये नाम आपको जरूर याद हो जाएंगे। लुइस एनरिक ने फीफा मेंस कोच ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड जीता है। और सैंटियागो मोन्टियल अर्जेंटीना को पुस्कस अवार्ड 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए सम्मानित इनको किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 के लिए किस एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे अच्छा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चुना गया है? तो किस एयरपोर्ट को चुना गया है? वो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है, उसको दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट चुना गया है। चलो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को 2025 के लिए दुनिया का सबसे अच्छा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चुना गया है। यह अवार्ड ट्रेवल प्लस लेजर इंडिया के बेस्ट अवार्ड्स के 14वें एडिशन में दिया गया। तो कौन से एडिशन में दिया गया है? ये 14वें एडिशन में दिया गया है। विनर्स को ऑनलाइन रीडर वोटिंग के जरिए चुना जाता है, जो यात्रियों की पसंद को दिखाता है। तो ये जो है वो ऑनलाइन रीडर वोटिंग के तहत इसको चुना जाता है। चांगी एयरपोर्ट को ओवरऑल ट्रेवल एक्सपीरियंस, आराम और सुविधाओं के लिए पहचाना जाता है। प्रीमियम शॉपिंग और ड्यूटी फ्री आउटलेट चांगी को एक लेजर और रिटेल डेस्टिनेशन बनाते हैं। तो इसकी खासियत क्या है? एक तो प्रीमियम शॉपिंग और एक ड्यूटी फ्री आउटलेट है। इस एयरपोर्ट को सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट से ज्यादा माना जाता है। यह अपने आप में एक डेस्टिनेशन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस देश ने राजनयिक, विशेष और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए भारत के साथ द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर
किए हैं। तो कौन कौन से वीजा पर? एक तो राजनयिक वीजा पर, दूसरा विशेष, और तीसरा आधिकारिक। ये जो तीन जो ये है पासपोर्ट हैं, इन पर वीजा की छूट के लिए भारत के साथ एमओयू किया है। कौन से देश ने किया है? वो सऊदी अरब ने किया है। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। भारत और सऊदी अरब ने कूटनीतिक, विशेष और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए द्विपक्षीय वीजा पर छूट के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भारत सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के तहत आधिकारिक यात्रा को सुविधाजनक बनाता है। समझौते पर भारतीय राजदूत सुहेल आजाद खान और सऊदी डिप्टी मिनिस्टर अब्दुल मजीद बिन रशीद अलसमारी ने हस्ताक्षर किए हैं। तो किस किस ने किए हैं समझौते पर? भारतीय जो राजदूत हैं सुहेल आजाद खान और सऊदी अरब डिप्टी मिनिस्टर अब्दुलम जिद बिन राशिद अलसामारी ने इस पर सिग्नेचर किए हैं। 5 दिसंबर 2025 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भारत सऊदी अरब संसदीय मित्रता समूह की घोषणा की थी। कब की थी? 5 दिसंबर को। किसने की थी? ओम बिरला ने घोषणा की थी, जो लोकसभा के वर्तमान स्पीकर हैं। ठीक है, संसदीय मित्रता और समूह का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संसदीय कूटनीति को मजबूत करना है। सऊदी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व शूरा काउंसिल के मेजर जनरल अब्दुल रहमान बिन सनहात अल हरबी ने किया है। संसदीय कूटनीति गहन समझ, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान और संस्थागत सहयोग को सक्षम बनाती है, और भारत और सऊदी अरब के बीच सदियों पुराने धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध स्थापित हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है अपना अगला क्वेश्चन। ICAR ने किस देश के साथ कृषि अनुसंधान सहयोग पर एक वर्क प्लान 2025 से लेकर 2027 तक इस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन से देश ने किए हैं? वो अर्जेंटीना ने किए हैं। चलो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। भारत और अर्जेंटीना ने 2025 से 27 की अवधि के लिए कृषि सहयोग को मजबूत करने हेतु ICAR-INTA कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अर्जेंटीना के राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान INTA के बीच हुआ है। कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि अनुसंधान, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। इस दस्तावेज का आदान प्रदान ICAR के डॉक्टर ML जात और भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो ऑगस्टिन काउचिनो द्वारा किया गया है। मुख्य फोकस क्षेत्रों में सतत कृषि विज्ञान और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर शामिल है। समझौता शून्य जुताई, यंत्रीकरण, सूक्ष्म सिंचाई और फर्टिगेशन पद्धतियों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह कार्य योजना जलवायु अनुकूल और विज्ञान आधारित कृषि में भारत अर्जेंटीना का सहयोग को ये दर्शाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन है अपना 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में सीनियर महिलाओं के 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो वो गोल्ड मेडल किसने जीता है? वो जीता है मनु भाकर ने। किसमें जीता है? 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025, और वो भी कौन सी है? सीनियर महिलाओं के 25 मीटर में इन्होंने जीता है। अलग अलग कैटेगरी में होती है, ये 10 मीटर में भी होती है, 25 मीटर में भी होती है। तो इन्होंने कौन से में जीता है? 25 मीटर कैटेगरी में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025 डॉक्टर कोरनी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में आयोजित की गई। अगर आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाए कि ये कहाँ आयोजित की गई है, तो ये डॉक्टर कोरनी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में है, वहां आयोजित की गई है। मनु भाकर ने सीनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में इवेंट में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। सिमरनप्रीत कौर ब्रार ने जूनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है, और मनु भाकर ने सीनियर फाइनल में 36 स्कोर करके स्वर्ण पदक सुनिश्चित किया। अगर आपसे इसका स्कोर पूछा जाए तो कितना स्कोर है? 36 स्कोर। हालांकि स्कोर कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप एक बार ध्यान दे लेंगे।
कर्नाटक की दिव्या टीएस ने सीनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में इवेंट में रजत पदक इन्होंने जीता है। अंजलि चौधरी ने सीनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया है। सिमरनप्रीत कौर बरार ने जूनियर फाइनल में 39 का स्कोर करके स्वर्ण पदक इन्होंने भी जीता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथोपिया का कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया? तो कौन सा दिया गया है? वो दिया गया है ग्रेट ऑर्डर ऑफ द सील ऑफ इथोपिया। कौन सा दिया गया है? ग्रेट ऑर्डर ऑफ द सील ऑफ इथोपिया इनको दिया गया है। चलो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। इसके बारे में और जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है गुरुजी फॉर एग्जाम के नाम से। कौन सा है? गुरुजी फॉर एग्जाम के नाम से। एक बार मेरे कहने से आप इस चैनल को जरूर विजिट करके देखें, अगर अच्छा लगे तो आप वहां ज्वाइन करें। आपको इसमें डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ अपलोड करवाई जाती है, वो भी फ्री। उसके साथ ही बहुत सा मटेरियल है जो आपको पढ़ने के लिए उसमें मिलेगा, जैसे टॉपिक ऑफ द डे, मैप ऑफ द डे इन भारत, मैप ऑफ द डे वर्ल्ड, और भी बाकी कई सारे स्टडी मटेरियल हैं जो वहाँ डेली अपलोड किए जाते हैं, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो आता है उसमें आपको बहुत ही मदद मिलेगी उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो अब जानकारी और बताता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द सील ऑफ इथोपिया प्रदान किया गया। इथोपियाई प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने 16 दिसंबर 2025 को यह पुरस्कार मोदी को प्रदान किया। कब प्रदान किया? 16 दिसंबर 2025 को। पीएम मोदी इस पुरस्कार पाने वाले पहले वैश्विक राष्ट्र अध्यक्ष हैं। कौन से हैं? पहले वैश्विक राष्ट्र अध्यक्ष हैं ये पुरस्कार पाने वाले। पुरस्कार समारोह एडिस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। इस पुरस्कार के माध्यम से पीएम मोदी ने भारत इथोपिया साझेदारी और वैश्विक नेतृत्व में योगदान को सम्मानित किया गया। यह विदेश की ओर से पीएम मोदी के 28वें स्टेट्समैन सम्मान के रूप में गिना गया है। तो उनको अभी तक कितने अवार्ड मिल चुके हैं विदेश से? 28 अवार्ड उनको टोटल अब तक मिल चुके हैं। भारत और इथोपिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का तक उन्नत किया है। दोनों देशों ने 8 समझौता ज्ञापन किए हैं, पर हस्ताक्षर किए, जिनमें कस्टम सहयोग, यूएन शांति स्थापना प्रशिक्षण, एआई शॉर्ट कोर्स और डेटा सेंटर स्थापित करना इसमें शामिल है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, ज्ञान भारतम मिशन के तहत कौन सी यूनिवर्सिटी भारत का पहला योग और आयुर्वेद केंद्रित क्लस्टर सेंटर बन गई है? तो योग से आपको डायरेक्ट ही पता चलता है योग में कौन है? अपने बाबा रामदेव। और इनकी यूनिवर्सिटी कौन सी है? पतंजलि यूनिवर्सिटी है, जो योग से संबंध रखती है। ठीक है, चलो इसके बारे में और जानकारी देता हूं। पतंजलि यूनिवर्सिटी की ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद केंद्रित क्लस्टर सेंटर बन गया है। यह यूनिवर्सिटी हरिद्वार उत्तराखंड में भी स्थित है। यह मान्यता स्वामी रामदेव और डॉक्टर अनिर्बान डैश की उपस्थिति में एक एमओयू साइन करके दी गई है। पतंजलि यूनिवर्सिटी की स्थापना 2006 में स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के तहत की थी। ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई। और जीबीएम क्या है? ये जीबीएम संरक्षण और प्रसार के लिए पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीकी से जोड़ा गया है। तो क्या है ये जीबीएम? यह है ज्ञान भारतम मिशन। संस्कृति मंत्रालय ज्ञान भारतम मिशन के लिए नोडल मंत्रालय है। पहले ज्ञान भारतम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत की ज्ञान विरासत को वापस पाने और हड़प्पा लिपि अनुसंधान ध्यान केंद्रित किया गया था। भारत की बौद्धिक विरासत की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना की गई। कब की गई? 2003 में इसकी स्थापना की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गूगल पे ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप में
फ्लैक्स नाम का एक नया क्रेडिट कार्ड, जो डिजिटल क्रेडिट कार्ड है, वो लॉन्च किया है। तो वो कौन से बैंक के साथ किया है? वो एक्सिस बैंक के साथ मिलकर के, और गूगल पे ने ये फ्लैक्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। चलो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में एक नया डिजिटल क्रेडिट कार्ड फ्लैक्स लॉन्च किया है। फ्लैक्स एक पूरी तरह से डिजिटल यूपीआई संचालित को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जो रुपए के नेटवर्क पर आधारित है। फ्लैक्स कार्ड उपयोगकर्ताओं को उनके यूपीआई खाते से लिंक करके और क्यूआर कोड स्कैन करके क्रेडिट पावर्ड भुगतान करने की सुविधा ये देता है। गूगल पे ने बच्चों को वित्तीय जिम्मेदारी सिखाने के लिए पॉकेट मनी की फीचर भी पेश की है। पॉकेट मनी यूपीआई सर्किल फ्रेमवर्क पर काम करता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए मासिक खर्च की सीमा 15,000 रुपए तक निर्धारित इसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिसंबर 2025 में हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन मनाया गया? तो वो कब मनाया गया? वो मनाया गया है 18 दिसंबर को मनाया गया है। चलो इसके बारे में और जानकारी देता हूं। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकताओं को उजागर करना है। और भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों सहित अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करता है। 2025 का विषय संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन और सुरक्षा समानता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। यह दिन सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और सामाजिक विविधताओं को पहचानने और मनाने पर जोर देता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का आयोजन भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 1992 को राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक, भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर घोषणा अपनाई थी। और अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय 29 जनवरी 2006 को अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित इसको किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हुरून ग्लोबल 1000 रिपोर्ट के अनुसार 2025 में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो कौन सी कंपनी बनी है? वो बनी है एनवीडिया। कौन सी? एनवीडिया कंपनी जो है वो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। चलो और जानकारी देता हूं। इस रिपोर्ट की सूची पहले की 500 कंपनियों की सूची से बढ़कर अब 1000 कंपनियों की हो गई है। तो पहले जो रिपोर्ट आती थी वो 500 कंपनियों की रिपोर्ट आती थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? अब उसको बढ़ाकर 1000 कंपनियों की लिस्ट इसको कर दिया गया है। एनवीडा 2025 में 4.63 ट्रिलियन डॉलर के बाजार मूल्य के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। एनवीडा की सफलता में एआई चिप्स की मांग, 49% की वृद्धि और जीपीयू में नेतृत्व में मुख्य कारण इसमें रहे हैं। एप्पल ने दूसरे स्थान को बनाए रखा जिसका मूल्य 4.03 ट्रिलियन डॉलर है और 23% वृद्धि इसमें रही है। माइक्रोसॉफ्ट तीसरे स्थान पर रहा जिसकी कीमत 3.79 ट्रिलियन डॉलर और वृद्धि 13% रही। शीर्ष 10 कंपनियों का कुल मूल्य 26 ट्रिलियन डॉलर है जो चीन और हांगकांग के संयुक्त स्टॉक मार्केट के बराबर है। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी वैश्विक रूप से 74वें स्थान पर रही और शीर्ष 10 में कोई भी भारतीय कंपनी शामिल नहीं है। रिपोर्ट में बाजार मूल्यांकन के लिए कट ऑफ तारीख 14 नवंबर 2025 है। ठीक है, तो भारत में इसकी कोई भी कंपनी टॉप 10 में नहीं रही। भारत की जो शीर्ष में रही है वो 74वें स्थान पर कोई कंपनी रही है। ठीक है, तो ये थे आज के अपने क्वेश्चन जो आपने देखे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो देखने के लिए, और अगर और किसी के लिए ये वीडियो अच्छी हो सकती है तो कृपया उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। अब चलो आपको बताता हूँ एक नया ऑफर हमारा जो अभी मैं रेगुलर आपको अपडेट दे रहा हूँ। जो भी आपके साथी हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, वो पीसीएम या पीसीबी सब्जेक्ट में 12th कर रहे हैं, तो उनके लिए एक शानदार ऑफर आया है हमारा, जिसमें आपको पीसीएम और पीसीबी के ऑनलाइन क्लासेस कराई जाएंगी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से।
अगर आप उसकी डेमो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुरुजी 4.0 पर उसकी डेमो वीडियो आप देख सकते हैं। हमारे सब्जेक्टिव कोर्स की कीमत रहने वाली है केवल 999 रुपये और कॉम्बो कोर्स की कीमत रहने वाली है 2499 रुपये। तो ये हमारे कोर्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अगर आप हमारा कोर्स परचेज करने चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाएं और अभी गुरुजी 4.0 ऐप डाउनलोड करके हमारे कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।